जैसे कि आपने बताया कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आई जाति व्यवस्था से, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? मतलब इसको हिंदू समाज की ये व्यवस्था नहीं है, ये विश्व के हर समाज की व्यवस्था है। जो लोग नहीं जानते हैं वो मनुस्मृति को दोष देते हैं, लेकिन विश्व में कोई एक देश ऐसा आप नहीं बता सकती जहां पर ये इस तरह के जो डिविजन ऑफ लेबर के आधार पे जो है व्यवस्थाएं न रही। और ये इंग्लैंड में भी रही है, ये फ्रांस में भी रही है, जर्मनी में भी रही है, ये अफ्रीका में आज भी देखने को मिल जाएगी, या मुस्लिम समाज में भी रही है। जो जब ये झगड़े हुए तो वहां पर जब मोहम्मद साहब की डेथ होती है तो उसके तुरंत बाद जो अबू बकर साहब आते हैं वो झगड़े के उपरांत ही बने। तो ये ट्राइबल जो सोच है जिनके मन में रहेगी, वो भारत के अंदर भी वो ट्राइबल सोच रही, वह दुनिया के अब चाइना में आपको लगता है कि नहीं सब चाइना में सब एक ही जैसे लोग हैं, वहां पे हान चाइनीज आ गए। तो इस तरीके से दुनिया में ये सोच पहले से रही है। एक रिश्ते बनते गए शादियों इत्यादि के कारण, और उसके बाद वो समूह जो है अपने आप को प्रोटेक्ट, अगर कभी सत्ता में आ गया तो सत्ता को बाहर न जाने दिया जाए, इसके लिए भिन्न भिन्न रचनाएं विश्व के अंदर हुई। भारत के अंदर उसको अंग्रेजों ने जो है कोड फॉर्म में डेवलप कर दिया, और ये हमारी कमी रही, हमारे देश के उस वक्त के नेताओं की भी कमी रही, जिन्होंने ये मान लिया कि यह एक सनातन व्यवस्था है। ये वर्ण की व्यवस्था थी, वर्ण करने की, काम क्या करना है, कैसे काम करना है। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर लिख दिया है, गीता में, महाभारत में, जो पुराने ग्रंथ, कि जब हमारा जन्म होता है तो हम सब शूद्र ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जब जन्म के पश्चात जैसे जैसे हम जो कर्म चुनते हैं, जो उसके हिसाब से हम वर्णित होते जाते हैं, हमारी चर्चा उस हिसाब से होने लगती है। ये धीरे धीरे अब लोहार जो है कोई काम, वो जाति बन गई, है ना। ये इस तरीके से भारत के अंदर हुआ कि जो जो काम कर रहा था फिर उसको उसी जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। शादी और ब्याह के रिश्तों के कारण ऐसा हो गया, फिर धीरे धीरे वो खान पान में भी जुड़ता चला गया। लेकिन उसको खत्म करने की कोशिश देश ने उतनी मजबूती के साथ नहीं की जितनी मजबूती से करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब 1947 में रिजर्वेशन आ गया तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ, जब लाभ मिलने लगा तो ये अपने हित की लड़ाई हो गई। अब इस पर बोलना लोगों को श्रेष्ठ करने लगा कि नहीं, हम किसी का लाभ कैसे। और ये सही भी था कि बहुत वर्षों से बहुत सारे लोग गरीब थे, बहुत सारे लोग पिस रहे थे देहात क्षेत्रों में, उनको बराबरी से खड़ी करना लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उसूल था। आपकी पार्टी या व्यक्तिगत आप युवाओं के लिए ऐसा कौन सा ठोस कदम उठा रहे हैं या उठाने वाले हैं जिससे उनके आगे भविष्य में उनकी बहुत ज्यादा सहायता होने? देखिए, हमारी पार्टी ने तो बहुत से कदम उठाए जिनको आपको सबको नेट पे अवेलेबल है, जिनमें मुद्रा योजना से शुरू करके शिक्षा में बदलाव करके, लड़कियों के लिए शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराकर, माइनॉरिटी के लिए बहुत सारा धन देकर, आईपैड्स, वो मोबाइल फोन्स शिक्षित हमारे लोगों को देकर, उनके लिए अलग अलग तरह की विश्वविद्यालयों में योजनाएं शुरू की हैं। और फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद में यदि उन्हें लोन चाहिए तो उसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्था है, क्योंकि सब लोग सरकारी नौकरी पाने की, जो देश में रोजगार माने सरकारी नौकरी माने, बिल्कुल, हाँ। तो वो जो रोजगार करता है वो कई लोगों को नौकरी देता है, और इसलिए बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर युवाओं के लिए मैं जुड़ा ही युवाओं से हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी वर्ष मैं यहाँ विधायक रहा हूं, मैंने कभी भी अपनी तनख्वाह अपने घर लेकर नहीं गया। तो मेरा जितना भी सैलरी है उस सैलरी को मैं एक संस्था बनाई, संस्था का नाम विवेकानंद यूथ क्लब। वो विवेकानंद यूथ क्लब में मैं डालता हूँ। उस विवेकानंद यूथ क्लब में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, 4
खेलों की सामग्री मैं ग्रामीण युवाओं को देता हूँ। और हमारे प्रयास से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से आज हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान स्पष्ट तौर पर बना दिया गया। तो मेरी अपनी सोच ये है कि इस खेल के मैदान में विवेकानंद यूथ क्लब के साथी खेलें। हालांकि लड़कियों के लिए अभी बहुत कुछ व्यवस्था मैं वहां नहीं कर पाया, लेकिन गांव में भी कुछ प्रचलित व्यवस्थाएं होती हैं जहां लड़के खेलने लगते हैं तो वहां लड़कियां ज्यादा नहीं जाती। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था को मैं बदलना चाहता हूं। लेकिन युवाओं के लिए ये व्यवस्था हमने शुरू की और मेरा मानना है कि खेल के मैदानों का सदुपयोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी करें, भाजपा की सरकार करे। शरीर सौष्ठव जो है वो कई तरह से युवाओं को प्रभावित करेगा। एक तो खेलेंगे, थकेंगे, जल्दी घर में आकर सोएंगे। एक सामाजिक उनकी जो है उसमें कुछ उनकी योजना बनेगी। ये जो जातिवाद के आधार पर समाज को बांटकर रख दिया है कुछ पार्टियों ने, ये जब खेल के माध्यम से ये समाप्त हो सकता है। सब लोग जब खेलेंगे तो एक दूसरे के मित्र बनेंगे। गांव में एक दूसरे के मोहल्ले में जाने की प्रथा भी अब समाप्त हो गई है। बड़ा गांव होता है तो एक दूसरे के मोहल्ले में तभी जाते हैं जब वहां पर किसी की मृत्यु होती है या किसी की शादी होती है। तो ये शहरी व्यवस्था थी, ये गांवों तक पहुंच गई है, ये ठीक नहीं। तो ये युवाओं का एक दूसरे से मेल हो, अगली पीढ़ी, हम पिछली पीढ़ी की बात नहीं करते, लेकिन कम से कम ये जो आने वाली 18 साल से लेकर 30 साल के बीच की पीढ़ी है, इसके अंदर वो सामाजिक बुराइयां, जिसको हर व्यक्ति सामाजिक बुराई कहता तो है लेकिन स्वयं के द्वारा लड़ने की क्षमता नहीं पैदा कर पाता है। ये मैं चाहता हूं कि विवेकानंद क्लब के माध्यम से हम लोग खत्म कर रहे हैं। कभी कभी ब्लड डोनेशन के कैंप लगाते हैं, उसी में वृक्षारोपण के कैंप लगाते हैं और ये सारा कार्य जो है विवेकानंद यूथ क्लब के माध्यम से युवाओं के बीच में हो रहा है। अब मैंने बहुत पहले एनजीओ भी अपने चलाए थे, उस एनजीओ के माध्यम से भी देश के बहुत सारे कोनों में मैंने काम किया है। ये लेकिन अब वो पुरानी बातें हो गई। हमेशा नई बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने इतने अच्छे काम किए हैं तो बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा भी करते होंगे, पर बहुत सारे लोग आपकी आलोचना भी करते होंगे, आपको ट्रोल करते होंगे। तो आप उनको किस नजरिए से देखते हैं या उनके लिए क्या कुछ ऐसा करते हैं कि वो खुद ब खुद शांत हो जाते हैं या कुछ जवाब देते हैं? देखिए, मेरी एक अच्छी या बुरी आदत है कि मैं जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको बहुत ठंडा करके उनके ऊपर बोलता हूँ। तो होता क्या है कि किसी ने कुछ कहा, अब ट्रोल व्यक्ति तभी होता है जब वो कोई अनकंफर्टेबल सच या गलत बात कह देता है। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करता हूं, आप कभी भी मेरा सोशल मीडिया उठाएंगे, जो मैं स्वयं जिसके ऊपर कम से कम 5-10 दिन चिंतन मनन नहीं कर लेता हूं, तब तक वो बात मेरे सोशल मीडिया के हैंडल पर जाती नहीं। तो ये जो मेरा एक प्रिकॉशनरी व्यवस्था है, जो मैं एक सुरक्षा का एक घेरा समझ लीजिए, या मेरे चिंतन को मैं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखता हूं जब तक कि मैं उसको पूरी तरह उसका ऑपरेशन नहीं कर लेता तब तक। तो इसलिए मुझे लोग ट्रोल नहीं करते हैं और जो कारणवश करते हैं उनका मैं बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे ही पार्टी में तो है नहीं, तो कुछ अन्य पार्टियों में है। जो अन्य पार्टियों में है वो अपने मतलब तर्कों से नहीं, सिर्फ अपने बयानों से वीर बनना चाहते हैं। तो मैं तार्किक शक्ति के साथ अगर कोई मुझे ट्रोल करेगा तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। लेकिन जो लोग अतार्किक होते हैं, जो लोग एक सेट माइंडसेट के साथ आते हैं कुछ बात करने के लिए, कहने के लिए, उनके साथ मैं थोड़ा वो जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में कोई बाउंसर फेंक दे तो छोड़ देना चाहिए, तो उसी तरह से हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोगों को इतना राजनीति में ज्ञान हो जाता है कि कौन सी बॉल पे छक्का मारना है और कौन सी छोड़ दे। चलिए ठीक है, छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से आज का जो मीडिया है वो निष्पक्ष है या भेदभाव करता है? देखिए, मीडिया की जहां तक बात है, मेरा ये कहना है कि एक होता है रॉ न्यूज और एक होती है
वो न्यूज जो किसी एंकर के द्वारा बताई जाती है। जहां भी कोई एंकर होगा उसके अंदर मानवोचित कमियां होंगी ही होंगी, बिल्कुल, ठीक है ना। उसका बिहेवियर एनिमलिस्टिक होगा ही होगा, लाभ और हानि की बातों से प्रभावित होता ही होगा। आज का दिन मेरा कैसा है, इन बातों से भी प्रभावित होता होगा। तो कई बार किसी रॉ मटेरियल को वो ट्विस्ट दे देते हैं, छोटा मोटा अपनी व्यूज उसमें हावी कर देते हैं। अब वो जो व्यूज हावी करते हैं उनके कई कारण हो सकते हैं। उनके पारिवारिक रिश्ते किसी पार्टी से हो, उनके कोई आर्थिक लाभ हो रहे हो, या वो सामाजिक तौर पर कि कोई बात कह पाने में असमर्थ हो, या उनका एक टनल विजन हो, एक पाइप के ही थ्रू हमको निकलना है, सोचना है। और ऐसा बहुत कुछ होते हुए देखा गया। लेकिन आज के तारीख में, जिसको कई बार लोग मोदी मीडिया कह देते हैं, कुछ और नामों से भी सुशोभित करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि एक सेट नैरेटिव था देश के अंदर कि अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ हमें कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि वो तो गलती कभी कर ही नहीं सकता है। और ये सोच जो है एक बनी हुई थी मीडिया में। लेकिन धीरे धीरे इस सोच को चैलेंज जब हुआ है तो उसको लोगों ने मोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है। जब आप गोधरा में 700 लोग मारे गए ये तो बताएंगे, लेकिन 56 लोग मारे गए पहले ये नहीं बताएंगे। तो ये जो परिस्थिति बनती है, ये नैरेटिव को चैलेंजिंग वाली बनती है, चैलेंज करने की बनती है। जब आप चैलेंज करते हैं किसी नैरेटिव को, तो आपको किसी एक पक्ष का घोषित करना किसी के लिए भी आसान हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि तर्क जब सामने कोई रखता है तो व्यूअर जो होता है, जो देखने वाला व्यक्ति है, वह स्वयं उसमें से सत निकाल लेता है कि क्या सच है और क्या गलत है, और क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, और कौन व्यक्ति सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहा है, कौन व्यक्ति सही बात कह रहा है। और ये परिस्थिति आज देश में है, मीडिया के सामने है। तो मेरा अपना मानना है कि कोई भी जो मानव शरीर लेकर आया है, मानवोचित अलंकारों से, अहंकारों से दूर नहीं। लेकिन इसके बावजूद यदि सच कहने की क्षमता कुछ लोग रख रहे हैं, तो वह निश्चित तौर पर उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए, और ऐसे लोगों को की प्रशंसा भी करना चाहिए। स्टार्ट। अगर आज का युवा आपको वोट नहीं देता है तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या युवा आपसे कट रहा है, या आगे आप चल के क्या करेंगे? मैं उस दिन राजनीति छोड़ूं जिस दिन मेरा युवा मुझे वोट नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं युवाओं के सपनों को, जो उनके सपने हैं, चाहे फतेहपुर के विषय में हो, चाहे देश के विषय में हो, उन सपनों को पूरा कर पाने में असमर्थ हूँ। और जब भी आप असमर्थ हो, चाहे परिवार हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, बहुत ही ग्रेसफुली जो है अपने आप को जगह छोड़ देनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। मैं राजनीति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे पद का शौक है, या मुझे कुछ अपने आप को जनवाने की एक दुनिया में कि मैं भी कुछ हूं, इस तरह से कोई सोच है। मेरी जो सोच है वो फतेहपुर को विकसित करने की। और जब आपका युवा जो है वो आपके साथ जोड़ नहीं पाएंगे आप, तो निश्चित तौर पर आपकी सोच में और उनकी सोच में अंतर है। और यदि अंतर है तो फिर नई पीढ़ी को मौका मिले, आप रिटायरमेंट की ओर जाएं। ठीक है, युवा को लेकर आपकी सोच इतनी अच्छी है, तो बड़े शहरों की नहीं, हम छोटे शहर, छोटे से गांव की बात करेंगे कि जो हमारे छोटे गांव, छोटे शहर, कस्बों के युवा हैं, उनको आगे लाने के लिए आपकी योजना क्या क्या है? देखिए, उनको आगे तो स्वयं आना पड़ेगा। ये देश के अंदर एक गलत धारणा है कि मोदी जी ही लाएंगे तभी हम जो है आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ेंगे। न मोदी जी का हाथ पकड़कर किसी ने आगे बढ़ाया हमको, न योगी जी का हाथ पकड़कर किसी ने आगे बढ़ाया हमको, और न महात्मा गांधी को, न अम्बेडकर को, न किसी को। जिसको भी बढ़ना है, मेरी बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है देश के युवाओं से, या जहां तक ये वीडियो पहुंचे वहां तक, कि ये सोचना ही छोड़ दीजिए कि आपको कोई हाथ लगाकर आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल,
पहला कदम आपको आपको उठाना आपको पहला ही नहीं आखिरी भी आप ही को उठाना है। पड़ेगा। बिल्कुल। आप सीखिए सबसे। आपके पास आज इतने वेपन्स मौजूद हैं आगे बढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, इंटरनेट इत्यादि, कि इतनी जानकारी तो महात्मा गांधी जी को नहीं रही जितनी आज के 17 साल के युवा को। बिल्कुल। इतनी जानकारी अम्बेडकर जी को नहीं रही हो जो आज के 20 साल के युवा को है। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास ये जो सुविधाएं मिली हैं, इन सुविधाओं का लाभ लीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं, आपके माता पिता ने आपको बड़ा कर दिया, खिला पिला कर, पैसे खर्चा करके आपकी पढ़ाई करा दी। अब कितने वर्षों तक आप चाहते हैं कि सब लोग आपका हाथ पकड़कर चलते रहे? विश्व में वेस्ट की आप कॉपी करना चाह रहे हैं, वेस्ट की कॉपी करना चाह रहे हैं, वहां के गानों की कॉपी करना चाह रहे हैं, वहां के कपड़ों की कॉपी करना चाह रहे हैं, वहां पर लोग अपने माँ बाप का सम्मान कैसे नहीं करते इसकी कॉपी करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में जो कुछ है जमीन के अंदर उसका दोहन करना चाह रहे हैं। सब कुछ आप पूरी दुनिया के सेंटर हैं और सारी दुनिया आपके लिए बसी बनी है, इसका आप दोहन करना चाह रहे हैं। ये विचार आपके मन में एकदम गड़ गया है, लेकिन आप अपने हाथ से कुछ नहीं करना चाह रहे। ये कौन सी सोच युवाओं में पैदा हो सकती है? और अगर ये सोच है तो ये तो किसी बुजुर्ग की सोच हो सकती है या किसी पैदा हुए बच्चे की सोच हो सकती है। अपने दो पैरों पर चलने वाला, अपने अंदर, अपने दो हाथों में ताकत रखने वाला, अपने ऊपरी 6 इंच में दिमाग रखने वाला, सोच समझने की शक्ति रखने वाला, ब्लैक एंड व्हाइट को के बीच में डिवीजन करके सोच सकने वाला व्यक्ति जो है, उसे मैं युवा मानता हूं, जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार का और अपने देश का सहारा। बिल्कुल ठीक है, मेरी ये सोच। ठीक है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली में भारतीय जो संस्कृति है इसको सिखाना चाहिए? क्योंकि जो युवा है वो धीरे धीरे ये सब से पिछड़ जाते हैं, पिछड़ जा रहे हैं। 200% हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस बात की अभी भी थोड़ी कमी रह गई है। देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि भारत की जो ओरिजिनल संस्कृति है, जो पिछले 5-10 हजार साल से विश्व के अंदर कायम है, और ये संस्कृति ऐसी है जिसे कोई भी दुनिया का पंथ, तलवार, ताकत इत्यादि समाप्त नहीं कर पाई, वह संस्कृति के विषय में विश्व को जानना ही चाहिए। और विश्व को जनवाने के लिए भारतीयों को तो जानना ही चाहिए जो संस्कृति में पले बढ़े। अगर वो नहीं जाने कि 10,000 वर्ष पूर्व आपके पूर्वज जिस तरह से यज्ञ करते थे, जिन मंत्रों के उच्चारण के साथ करते थे, जिस तरह से वेदी पर बैठकर करते थे, जिस तरह की हवि डालते थे, उसी तरह से आज भी आप कर रहे हो, ये कितनी बड़ी कनेक्टिविटी है। और आपके 10,000 वर्ष पूर्व जो पूर्वज हैं, उनका आज भी लगभग 25 से 28% डीएनए आपके अंदर है। बिल्कुल। तो इसलिए ये अनअडल्टरेटेड जो हमारा एक कंटिन्यूअस सभ्यता है, ये विश्व के अंदर कहीं कायम है। आप ताजिकिस्तान चले जाइए और अन्य कजाकिस्तान चले जाइए, यहाँ 70% मंगोल ब्लड। आप मेक्सिको चले जाइए, साउथ अमेरिका के कई देशों में चले जाइए, 60 to 70% जो है स्पेनियर्ड ब्लड, स्पेन का ब्लड है, पुर्तगाल का ब्लड है। तो ये हमारे यहाँ अनअडल्टरेटेड जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा हमारे पास खजाना है, और जेनेटिक्स के साथ साथ एक सोच का बहुत बड़ा खजाना है। ये दोनों ही स्थिति हमारे उज्जवल भविष्य की ओर हमको ले जाएंगे, और ये जो ले जाएगा वो इस देश का युवा है। जिस दिन इस युवा ने ये सोचना छोड़ दिया कि हमें सरकार हमको क्या कर रही है, अरे आप क्या कर रहे हो देश के लिए? सरकार तो आपके लिए हर वो नीति बनाएगी। वो नीति क्या है? वो नीति सिर्फ पेट्रोल है। गाड़ी चला के एक पॉइंट X से पॉइंट Y तक तो आपको जाना है, लेके जाना। आप ये जिस दिन हमने ये छोड़ दिया, जिस दिन हमारे देश के युवा ने ये तय कर लिया कि मैं सरकारी सब्सिडी प्राप्त किसी भी योजना की लाइन में खड़ा नहीं होगा, आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव आएगा इस देश की सोच में। जिस दिन इस देश के युवा ने ये सोच लिया कि 25 साल का होते होते मुझे अपने माँ बाप से पैसे नहीं लेने, कितना बड़ा बदलाव आएगा इस देश के अंदर। जिस दिन इस देश के अंदर युवा ने सोच लिया कि मेरे पूर्वजों ने जो जमीनें और संपत्ति मेरे लिए इकट्ठा की है, मैं इसका बिना कोई हिस्सा लिए अपना जीवन अलग से खड़ा करूंगा, कितना बड़ी परिवर्तन आएगा देश में और विश्व में इस सोच से।
युवा सोच ले इस देश में कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे पढ़ने के बाद जहां भी मैं लगूं मुझे 1% अपने कुछ भी जो भी बनता है मेरा, मुझे देश को टैक्स देना ही देना है। ये देश बिना टैक्स के थोड़ी चलता है। चलिए, ये युवत्व की सोच है, जो 21st सेंचुरी सोच है। जो युवा ये मान के बैठ गया कि जीवन भर उसे सरकारी सब्सिडी को ही खाना है, तो वो तो पॉवर्टी लाइन के नीचे की सोच रख रहा है। पॉवर्टी लाइन यानी देश के जो 20-22% गरीब हैं, हमें उन गरीबों को ऊपर लेकर आने के लिए हम कुछ योजनाएं बनाते हैं। लेकिन आपका जीवन का ही लक्ष्य यदि ये है कि मुझे एक शौचालय मोदी जी से ले लेना है, एक घर ले लेना है, कुछ उसके अंदर अपना राशन लेते रहना है और फ्री में शिक्षा प्राप्त कर लेनी है, फ्री में जो है अपना इलाज करा लेना है, फ्री में पानी पी लेना है, फ्री में सोलर है तो बेरोजगार योजनाएं। देखिए, बेरोजगार कोई नहीं है। बेरोजगार आपकी नॉन क्रिएटिव सोच है। देश में इतनी जगहों, इतने सारे रोजगार और इतने सारी नौकरियां उपलब्ध हैं कि करने वाले लोग होने चाहिए। जब मैं लोगों को नौकरी की बात करता हूं, उनसे पूछता हूं, तो वो कहते हैं हमें हमारे घर के पास ही मिल जाए तो अच्छा है। तो यही विवेकानंद जी सोचते रहते तो नहीं बन पाते, वो नरेंद्रनाथ ही रह जाते। यही महात्मा गांधी जी सोचते रहते तो ना वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जाते, न वहां जाकर पाखाना साफ करते, न वहां जाकर अंग्रेजों के खिलाफ बात उठाते, न उनका भारत में नाम होता, न भारत में आने पर पूजे जाते। इंग्लैंड की पढ़ाई करके अंग्रेजी कपड़े उतार दिए, जबकि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी जो इंग्लैंड जाकर ख्वाहिश थी पढ़ने के बाद वो ये थी कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और सोने की चेन खरीदूं। तो उन्होंने पहली अपनी कमाई से सोने की चेन खरीदी। ये सोच हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम अपने जो हमारे तर्क पुराने लोगों ने गढ़े उन तर्कों से हम कुछ सीखें। और युवा सिर्फ ये कहकर नहीं रह सकता कि हमें तो सब कुछ सरकार ही देगी तो हम करेंगे। दुनिया में जहां भी युवाओं ने ऐसा सोचा है वो देश गरीब ही रहे, वह देश कबीलाई ही रहे, उस देश के अंदर तरक्की नाम का कभी कोई मतलब उसका उन देशों का कोई भविष्य में नहीं। अच्छा, आपके अनुसार भारत का भविष्य क्या है? भारत विश्व की पहली इकोनॉमी बनेगा, लेकिन भारत का हैप्पीनेस कोशेंट जो है, भारत के अंदर सबको साथ लेकर चलने की जो क्षमता भारत के अंदर इनहेरेंट है, उस कारण से भारत जो है विश्व को एक राह दिखाएगा। भारत विश्व की सामरिक शक्तियों को कि हम युद्ध के माध्यम से ही दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं, इसके खिलाफ विश्व में बिगुल फूंकने वाला एकमात्र देश बनेगा। विश्व में एनर्जी कंजम्पशन लग्जरी के लिए कम से कम हो, वो भी विश्व को सिखाने की क्षमता भारत के अंदर है। प्रकृति के साथ में यूएन के जो SDGs हैं, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, उन गोल्स के साथ में तारतम्य बिठाकर भारत ही विश्व को सिखाएगा कि कैसे मानवता के लिए परमानेंटली धरती को हील किया जा सकता है जो नुकसान हो चुका है उसके बावजूद, और कैसे हर व्यवस्था को इक्विलिब्रियम के साथ चलाया जा सकता है। ये सब कुछ भारत सिखाएगा। ठीक है, और आप लोग सिखाएंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा, मेरे बाद सीखेगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे भारत जिस स्थितियों से गुजर रहा है या जैसा भी चल रहा है, तो क्या आपके हिसाब से वो सही दिशा है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही दिशा है। और मैं ये मानता हूं कि 500 वर्ष पहले से लेके अगले 500 वर्ष तक मोदी जी जैसा कोई नेता देश में पैदा नहीं होगा, विश्व में पैदा नहीं होगा। और मोदी जी ने जो करके दिखा दिया है उसका अगर हम अंशमात्र भी फॉलो करते रहे और जिस तरह से वो अनवरत कार्य में जुड़े रहते हैं, अनवरत कभी राष्ट्रीय स्तर पर, कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कभी महिलाओं के लिए, कभी युवाओं के लिए, कभी आदिवासियों के लिए, कभी पहाड़ वाले लोगों के लिए, कभी समुद्र वाले लोगों के लिए, कभी रेगिस्तान वाले लोगों के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। इन छोटे छोटे भूभागों में जो हम लोग बटे हुए हैं, जो हम कभी भाषाई आधार पर, कभी सांस्कृतिक आधार पर, कभी अन्य बातों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ विश्वमन करते रहते हैं, इस विश्वमन को पीकर भी वो जिस तरह से शिव की तरह पूरा अपना रूप धरे हुए हैं, ये आप मानकर चलिए कि ये देश के युवाओं के लिए ही नहीं, विश्व के पूरे सामाजिक सौहार्द के लिए एक गिफ्ट है। ठीक है, भारत को एक शब्द में आप परिभाषित कीजिए। लगातार ज्ञान की ओर अग्रसर।
अरे वाह, ठीक है। एक लाइन में आप विक्रम सिंह जी को परिभाषित कीजिए। सेवक। सेवक, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रही, बहुत सारे लोगों ने बोला है, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री या फिर अगला प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला फैसला क्या लेंगे आप? किसके लिए देखिए, लेंगे? प्रधानमंत्री बनना जो है वो एक बड़ा दुरूह कार्य है और लोगों को लगता है कि ये ताज जो है बड़ा आसान चीज है अपने सर पे पहनना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा भार आपके ऊपर आ जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो एक चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि भारत में जो ग्रीन कवर उसको बढ़ाकर और विश्व को ये एक, क्योंकि आज दुनिया में ये जो ग्रीन कवर कम हो रहा है, अब मेरा अपना मानना है कि पानी के कारण और ये जो पेड़ हैं धरती पर इनके कारण, सिर्फ पूरा का पूरा जीवन सिर्फ इसी कारण से। बिल्कुल। और अगर ये दो चीजों को हम सही ढंग से सम्मान करने लगे, नदियों में नाले ना खोलें, नदियों में गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक ना फेंकें, जो कुछ हमारे पास गंदा है वो नदी में डाल दिया जाएगा, सोचकर जीवन ना जी। और दूसरा ये जो ग्रीन कवर है देश का, इसको कैसे बढ़ा सके, ये दो मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक मुद्दा जो मेरे मन में हमेशा रहता है, जो राजनीतिक है, ये मेरे सामाजिक सोच है, लेकिन राजनीतिक सोच के तौर पर मैं ये मानता हूँ कि 73वां संशोधन इस देश में जो हुआ 1992 में, उसके बाद से पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए। पंचायतों को जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों को जिस मजबूती के साथ पंचायतों में लागू करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और ये 1992 का जो अधिकार मिला हुआ है, समझिए कि लगभग 30 वर्ष से ऊपर हो चुका है। अब नए सिरे से कोई अधिकार मिलने चाहिए पंचायतों को। जो निर्णय हो वो दिल्ली, लखनऊ और फतेहपुर सेंट्रल को छोड़कर पंचायतों के अंदर होने की संभावना बढ़नी चाहिए। ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को जन्म देगा और लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य जो है वो यही, और ये संभावना सुधार की लोकतंत्र में ही है, ये अन्य किसी तंत्र में है ही नहीं। तो लोकतंत्र कोई अंतिम चीज नहीं है कि एक वोट के आधार पर तो ये तय कर दिया है देश ने कि आप 5 वर्ष में एक बार हर पद के लिए वोट करेंगे, लेकिन ये नहीं तय किया है कि इस 5 वर्ष के दौरान आप सरकार में कैसे सहयोग करें। और ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अक्सर इस कारण से वोट देने के उपरांत आदमी, देश की जनता उदासीन हो जाती है कि 5 वर्ष के लिए जिनको हमने चुन दिया ये हमारे सारे कार्य करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन अकेले से काम चल नहीं पा रहा है, ऐसा हम लोग साफ देख रहे हैं। तो हर व्यक्ति को अपने को स्वयं रिप्रेजेंट करने के लिए इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के एक ढांचे को देश में खड़ा करने की आवश्यकता है, जहां पर इकट्ठा हुआ टैक्स का पैसा सही तरीके से विकास के कार्यों में खर्चा हो और उसमें आम जन की निर्णय से लेकर खर्च करने तक में सहभागिता हो। तो ये एक नए ढंग की डेमोक्रेसी का एक सपना मैं देखता हूं, जो विश्व में अभी कहीं उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमारे देश की कमी एक ये रही ऐतिहासिक तौर पे कि जब विश्व में कहीं कुछ अच्छा हो जाता है तो उसके 5-10 साल के बाद हम लोग उस पर सोचना शुरू करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र विश्व में जब भी आया, लोग मानते हो कि ग्रीस से आया, रोमन्स ने लाए, या फ्रांस लेकर आया, इंग्लैंड लाया, अमेरिका लाया, मेरा मानना है और अम्बेडकर जी का भी यही मानना था कि लोकतंत्र के विषय में उन्होंने भारत से सीखा है। तो भारत के अंदर वैदिक स्तर पर हमारे यहाँ सभा होती थी, परिषद होती थी, हमारे यहाँ मीटिंग्स हुआ करती थी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मीटिंग हुआ करती थी। ये जो परिस्थिति है ग्राम पंचायतों की, इसको मैं देश में लागू करने का मेरा एक उद्देश्य है। और जितने हमारे नेता हैं, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ इस विषय पर जरूर चर्चा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे अपने जीवन काल में यह संभावना बन पाए। बिल्कुल। आज का जो युवा है वो राजनीति में पूरी तरीके से आ नहीं पा रहा या आने नहीं दिया जा रहा है। होता है ना कि कुछ आना तो चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले
डरते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, घर वाले तो विवेकानंद जी के भी डरते थे, घर वाले महात्मा गांधी जी के भी डरते रहे होंगे कि बेटा इंग्लैंड जाएगा, पता नहीं क्या करके आएगा। ठीक है, घर वाले सबके डरते हैं, अपने बच्चों का वो कुछ भी अहित होते नहीं देखना चाहते, और एक आशंका रहती है मन में हमेशा। घर से कोई कहीं जाता भी है तो लोगों को आशंका रहती है कि बेटा ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाना, दाहिने हाथ ही रखना, सड़क के किनारे रखना, है ना। तो ये जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल साबित करना युवाओं का काम है कि हमारे को भी भगवान ने एक सर दिया है, उसमें उतना ही दिमाग दिया है, वही 700 ग्राम का ब्रेन आपके पास है, वही मेरे पास है, और मैं भी अपने ब्लैक एंड व्हाइट मैटर का उतना ही सम्यक इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये परिस्थिति युवाओं को पैदा करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर क्षमता बहुत है, वो अपनी क्षमता के पूरे स्वरूप को अभी समझ ही नहीं पाए कि कितनी ताकत है उनके अंदर। और एक एक युवा के अंदर मैं देखता हूँ, आज जो जितने भी मैं युवाओं से मिलता हूँ, मैं खुद उनसे प्रभावित होता हूँ कि इनके अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन वो जो उनके अंदर की अपनी उसके प्रति उनको स्वयं को जो है ना समर्पित होना पड़ेगा अपने आइडियल्स में कि मुझे ये करना है। और उन लोगों से सीखना पड़ेगा जिनके पास कुछ नहीं था और वो बहुत कुछ आज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपना प्रतीक बनाएंगे। राजनीति जहां तक आने की जगह है, राजनीति एक जमाना था जब बहुत अच्छी चीज थी। तो आप देखेंगे कि टीचर्स और वकील, अधिकतर लोग देश की आजादी के समय शामिल हुए देश के आंदोलन। उसके बाद में जब छोटी पार्टियां बनने लगी तो उन्होंने आसान रास्ता चुना और अपराधी और रॉबिनहुड की तरीके के लोगों को जो है, जिनकी जो जनता से बड़े लोगों से लूटते थे और जनता को बांट देते थे, वो चुनाव के वक्त उन ऐसे लोगों सक्सेसफुल हो जाते थे कि भाई 1000 रुपए वोट दे दिया तो चुन लिए जाते थे, या कुछ शराब वराब पिला दी तो चुन लिए जाते थे। तो वो भी एक कालखंड आया, अभी भी हो सकता है, हो रहा, मैं तो नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में अच्छे लोगों का पदार्पण हो रहा है। और अच्छे लोगों से मेरा तात्पर्य क्रिएटिव लोगों से है। अच्छे लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो देश के प्रति सोचते हैं, एक विचार रखते हैं, एक निश्चित दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, ले चल सकते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की उनके अंदर एक मान लीजिए विचार होता है उनके पास। तो ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ देश के युवाओं को कांग्रेस पार्टी से और देश की अन्य परिवारवादी पार्टियों से सीखना चाहिए कि ना तो उनके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और ना वो किसी विश्वविद्यालय में कोई बहुत उत्कृष्ट काम किया होता है उन्होंने, ना उन्होंने कभी राजनीतिक क्रिएटिविटी दिखाई होती है सिवाय जातिवाद, ये वो इस तरह की बातों को, पंथवाद को करने के। उसके बावजूद उनका परिवार उनको राजनीति में चाहता है। तो कुछ तो राजनीति में ऐसा होगा कि पूरा परिवार राजनीति में घुसा हुआ है। कई परिवारों को मैं देख रहा हूं। तो जो आम लोग हैं वही अच्छे होकर क्या कर लेंगे यदि उनके नेता सारे भ्रष्ट हैं। तो आम लोगों को, अपने बच्चों को तो राजनीति में आने से रोकना नहीं चाहिए, उनको स्वर देना चाहिए, उनके स्वर के आगे एम्पलीफायर लगाना चाहिए और जोर से उनकी आवाज जाए समाज। ठीक है, आपके अनुसार युवा कैसा होना चाहिए? मतलब जातिवाद, धर्म से जुड़ा हुआ या फिर वैश्विक सोच रखने वाला? देखिए, युवा राष्ट्रवादी होना चाहिए, युवा टैक्स पेयर होना चाहिए, युवा माँ बाप का सम्मान करने वाला होना चाहिए, युवा प्रकृति के नजदीक रहने वाला होना चाहिए, युवा सबको साथ लेकर चलने वाला लेकिन सत्य से भागने वाला ऐसा भी होना चाहिए। जो सच है वो कहकर ही मित्रता हो, ऐसा भी होना चाहिए। जरूरी नहीं, कई बार सच कड़वा भी होता है, लेकिन धरातल पर जब संबंध बनते हैं तो लॉन्ग टर्म होते हैं। जब आप किसी के लिए सामने कुछ ऐसा कहना नहीं चाहते जो उसको अप्रिय लगे, तो फिर वो संबंध झूठ के आधार पर बनते हैं। जो झूठ के आधार पर बनते हैं वो कुछ दिनों बाद वो भाप उड़ जाती है संबंधों की गर्मी में, और फिर उसके बाद वो संबंध बिखर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि युवा को तर्कशील होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, समय का अनुपालन करना चाहिए, समय के महत्व को समझना चाहिए,
समय ही पैसा है, इस बात को मानना चाहिए। वो सारी दकियानुसी बातों को तिलांजलि दे देनी चाहिए जो वो लगातार पारंपरिक तौर पर सीख कर आया है। अपने एक्सपेरिमेंट से अपनी दुनिया का निर्माण अपने आसपास करना चाहिए और उन एक्सपेरिमेंट्स का सामाजिक कृतित्व होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, है ही, ठीक है, तो आप देखते होंगे आज का जो युवा है, जो थोड़ा बहुत राजनीति में है, वो आपके हिसाब से राष्ट्रवाद है या सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहा है? ये राष्ट्रवादी है तो 2014 से हमको सत्ता में रखे हुए हैं, तो इसलिए राष्ट्रवाद तो है देश के अंदर। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, सोशल मीडिया के कारण होता क्या है कि कुछ लोगों ने कहा जय श्री राम, या कुछ लोगों ने कहा वंदे मातरम। अब वंदे मातरम कहते हुए जब वो अकेला था तो उसे लगता था कि वंदे मातरम मैं अकेला ही कह रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया ने जब उसको करोड़ों लोगों से के पास पहुंचा दिया वंदे मातरम को, तो अब करोड़ों लोगों को लग रहा है कि नहीं, वंदे मातरम कहने वाले हमारे जैसे और भी लोग हैं जो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी। कुछ लोगों ने इसको पंथिक व्यवस्था से जोड़ दिया, कुछ लोगों ने अन्य व्यवस्थाओं से जोड़ दिया, और यही कांग्रेस का तुष्टिकरण है जिसने हमारे यहाँ बहुत सारा नुकसान किया। कांग्रेस पार्टी के समय में पूरा वंदे मातरम उनकी जो सभा होती थी उसमें गाया जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यही हकीम साहब ने और थानवी साहब ने और उनके जैसे अन्य लोगों ने मिलकर कहा कि ये साहब हमारे पंथ के खिलाफ। अरे जो पंथ अरबी व्यवस्था में पैदा हुआ उसे आप अरबी भाषा में पढ़ सकते हो, लेकिन भारत के अंदर की व्यवस्थाओं को आप मतलब सारी दुनिया में मां बोल रहे हैं लोग अपने अपने देश पे। साउथ कोरिया बोलता है, नॉर्थ कोरिया बोलता है, सिंगापुर बोलता है, पूरे कम्युनिस्ट अपने आप को मदर चाइना, मदर रशिया बोलते हैं। तो हम अपने यहाँ पर अगर माँ के तौर पर वो अपना एक श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं एक भूखंड में जहाँ जिससे सब कुछ हमको मिल रहा है, तो क्यों नहीं वो सब लोगों के लिए मान्य। और यही चीज इन लोगों को अतार्किक ढंग से देश के अंदर हजम नहीं हो पाती है, और इसी बात को लेकर युवा प्रेरित हो जाता है, युवा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो जाता है, हो जाता है। और मेरा तो हमेशा इस बात से बिल्कुल वो रहता है कि कैसे लोग हैं जो अपने युवाओं को समझाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, युवाओं में आज के टाइम पे कुछ चीजें हैं जो बढ़ रही हैं, जैसे कि बेरोजगारी, मानसिक तनाव, नशे की लत, तो इन सब को आप किस नजरिए से देखते हैं और इनको क्या एक सलाह देना चाहेंगे कि जिससे ये सही मार्गदर्शन उनको मिले? देखिए, दुनिया में जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं उनके दो ही कारण। एक तो खैर लग्जरी, कि मेरे पास अधिक से अधिक धन हो तो मैं ऊंट के ऊपर या हाथी के ऊपर या घोड़े के ऊपर सोने की हौद बनाकर उसमें बैठूं, है। तो ये एक लग्जरी का प्रतीक बनूं कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, तो सारी लड़ाइयां इसीलिए हुई। और दूसरा है सिन यानी कि पाप, जिसे हम पाप मानते हैं, जैसे जुआ खेलना या अन्य बहुत तरह के वो नशा करना। तो युवा में तो खून में ही इतनी रवानगी होती है, आपको साइंटिफिकली आप देखेंगे तो इतने हार्मोन्स पैदा होते हैं युवा के अंदर अपने बदलते हुए शारीरिक स्वरूप के कारण 18, 17, 15 साल के बाद, कि वो स्वतः नशे में रहता है, इतनी ऊर्जा रहती है उसमें। हाँ, वो अगर किसी कार्य में युवा लग जाए तो उसमें इतनी ऊर्जा रहती है कि वो मतलब उस ऊर्जा के कारण वो जो है कई बार गलत काम कर देता है, जिसे हम जोश बोलते हैं। मतलब वो कभी दीवार पे चढ़ के कूद जाएगा, कभी पहाड़ पे चढ़ के कूद जाएगा, कभी नदी में कूद जाएगा। ये जोश उसके अंदर कहाँ से आता है? उसकी स्वाभाविक किकिंग है जो उसके अंदर होती है, हॉर्मोन्स। और ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसका, ये युवा को तो कोई ड्रग्स और ये नशा करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी यदि आपको लगता है कि किसी दिन, अपने जन्मदिन के दिन, अपने कुछ और दोस्तों के साथ पार्टी में, मैं उसको टैबू नहीं मानता, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं जब तक कि आप अपना स्वयं अनर्थ ना करें। एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड आपको रखना चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि जिससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पैसे खर्चे करके
अपने ही शरीर को खराब करना कोई बहुत समझदारी का काम है। तो इसलिए अगर युवा ऐसा मेरी सोच से प्रभावित हो तो ठीक, नहीं तो जो भी करें, और खास के ये जो नए नए जो लैब से निकलकर जो ड्रग्स आ रहे हैं, जो जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, इसमें पंजाब का प्रमुखता से नाम आता है आजकल, ये जो ड्रग्स हैं इनसे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये ड्रग्स से आपके शरीर को तो खराब कर ही रहे हैं, आपके ब्रेन को हमेशा के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। साथ ही साथ इससे जो पैसा निकल रहा है, इससे जो पैसा कलेक्ट होकर ड्रग डीलर्स के पास जा रहा है, ये एंटी नेशनल हाथों में पहुंच रहा है। कोई भी शरीफ आदमी दुनिया के अंदर, देश के अंदर, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है, वह यह धंधा ही नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। और इस धंधा ही वो लोग कर रहे हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, खोखला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं में ये गलत आदत बिल्कुल उनकी हड्डियों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा उन लोगों से इस तरह की सोच भी उनके मन में, युवाओं के, होनी चाहिए कि हम इन लोगों के ट्रैप में ना फंसे। और ये फैशन नहीं है, ये एक वेस्टर्न बीमारी है, और इस बीमारी को से हम जितना दूर रहेंगे उतना भारत में और अपने परिवार के प्रति सहयोग कर पाएंगे। हर परिवार में अपना अपना युवा अपने अपने परिवार को मजबूत करने लगे तो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। राष्ट्र की मजबूती कोई ऐसी मजबूती नहीं है कि आपने पेड़ लगा दिया और इतना बड़ा खंभा बन गया पेड़ की, राष्ट्र मजबूत हो गया। राष्ट्र मजबूत होता है वहां के रहने वालों से। पूरा देश क्या है, सम टोटल है हमारे आपके विचारों का। अब हमारे आपके विचार क्या है, यही राष्ट्र बनाते हैं। आज वहां ईरान में खमेनी साहब कहते हैं कि मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, तो उनके साथ झगड़ा होगा। वहीं दूसरी ओर मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, आप युद्ध के नहीं बुद्ध के रास्ते में चलो, तो उनकी वाहवाही हो रही है। जिस भी देश में जा रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है। तो ये सोच का अंतर हमको, हमारे राष्ट्र को, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात सोचेंगे, राष्ट्र उतना ही अच्छा बनेगा। क्या राजनीति में डर की भावना को जनता को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जनता में डर की तो कोई जगह होनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पुलिसिंग भी अच्छी हुई है, बेटर हुई है। हमारे यहाँ क्राइम कंट्रोल भी अच्छा हुआ है, और क्राइम को पकड़ने का, कि किसी ने क्राइम किया और वो उसके बाद पकड़ा गया, ये व्यवस्था भी अच्छी हुई है। तो और ये व्यवस्था भी अच्छी हुई है कि मेरी जाति का है, मेरे पंथ का है, तो ये कुछ भी करे ठीक है, और ये दूसरा पक्ष कुछ भी गलत ना कर पाए। ये भी व्यवस्था में इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश हुई है, बराबरी लाने की कोशिश हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भय तो बिल्कुल मन में रखना ही नहीं चाहिए। सरकार संविधान को मानने वाले और कानून को मानने वाले हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, और मैं स्वयं खड़ा हूं। हमारे फतेहपुर में तो मैं जाना ही इसलिए जाता हूं कि जो पीड़ित पक्ष है उसी के साथ मैं खड़ा हमेशा दिखाई देता हूं, और कोशिश करता हूं कि लोगों को न्याय मिले, और जो गलत करने वाले हैं उनके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई हो कि दूसरे लोग भी गलत ना करें। इस बात का उनके पास एक वो मैसेज है। कई बार मैसेज से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है। आपके जो विरोधी हैं वो आपको कट्टरवादी कहते हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कट्टरवाद अपने विचारों के प्रति समर्पण के प्रति तो मुझ में है, और इसको अगर कट्टरवाद की वो उपमा दे रहे हैं तो मैं भी बहुत सारे उपनाम लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस व्यापार में हूँ लोगों को नाम और उपनाम देने के। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं सच कहने की क्षमता मेरे अंदर, मतलब मेरी क्षमताओं से दुगनी, और किसी भी ताकत के आगे खड़े होकर सच कह पाना, यह मेरी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। और इसको मैं संरक्षित रखता हूँ, इसको खत्म नहीं होने देना चाहता हूँ। जो मेरे अंदर का बचपन है, जो मेरे अंदर का युवा है, जो मेरे अंदर का कौतूहल है, जो जिज्ञासा है, उसको मैं मरने नहीं देना चाहता। और इसलिए कुछ लोगों को मैं समय से पूर्व की बातें जब करता हूँ
तो हो सकता है उनको लगता हो कि हो सकता है मैं उनके हिसाब की बात ना कर रहा हूँ, उनके मन की बात ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को खुश करने के धंधे में नहीं, बिल्कुल मैं लोगों को सच बताने के धंधे में, कि जो आप कर रहे हो उससे आपको या आपकी पीढ़ी को ही नुकसान है। यदि आपको फायदा होते हुए अभी कुछ दिख रहा है, यदि मान लीजिए, कई बार एक छोटा सा विषय इसमें बताता हूँ कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि ये सरकार, जैसे राहुल जी आते हैं, अन्य लोग आते हैं, हम ये फ्री में देंगे, है केजरीवाल जी कहते हैं हम ये फ्री में देंगे, कोई और पार्टी आती है हम ये फ्री में देंगे। उस कारण से मोदी जी को बहुत कुछ फ्री में देना पड़ता है। ठीक, अब ये जो फ्री में देने की व्यवस्था है, आप युवा हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं देश में कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। बिल्कुल, आपको जो कुछ दिया जा रहा है उसको कहीं कोई टैक्स पेयर उसका पैसा दे रहा है, तो यही पैसा आपकी सड़क, आपकी पानी, आपके कुएं, आपके सोलर लाइट्स, आपके लिए बस इत्यादि और ट्रेन इत्यादि की व्यवस्था में खर्चा हो सकता था। बिल्कुल, लेकिन आप उसे फ्री में चाह रहे हैं, तो जो सरकार उसको फ्री में दे रही है, क्योंकि आपका वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो एक डिस्क्रिपेंसी है हमारी सोच की, कि हम कुछ लोग हैं जेन्युइनली ऐसे हैं जिनको मदद की सरकार से आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको जो अधिकार मानकर बैठ गए हैं, उन्हें एक योजना जो मोदी जी ने शुरू की थी उससे सोचना चाहिए। मोदी जी ने देश के अंदर कहा कि जो लोग गैस की सब्सिडी ले और गैस की सब्सिडी जो मिल रही है उनको, और वो अगर उसे छोड़ना चाहें तो स्वयं से छोड़ दें। और मैं समझता हूं लाखों लोगों ने इस देश के अंदर गैस की सब्सिडी छोड़ी, जिसमें मैं भी एक था। बहुत सारे लोगों को इस देश में पता ही नहीं था कि गैस की सब्सिडी, हाँ आपने भी छोड़ी, चलिए बहुत अच्छा, बधाई आपको, ऐसे युवा मुझे पहली बार मिले। लेकिन ये एक बड़ी घटना थी देश के अंदर कि वॉलंटरली आपको एक देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, और देश के लाखों लोगों ने इस बात की जानकारी होने पर कि हमें इस पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़ दी। और ये अपने आप में एक मेंटल ग्रोथ है देश की। ये एक नेचुरल तरीके से बताता है कि देश के अंदर जो विपदाएं हैं उनकी जानकारी होने पर भी हम उनको छोड़ सकते हैं। यही आपका एक ग्रोथ है, एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी ये ग्रोथ है, और एज ए इंटेलिजेंस भी ये ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि मैं सच कहने का आदी हूँ, सच कहता हूँ। कई बार कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता होगा, लेकिन मैं उनको बुरा लगने के लिए वो बात नहीं कहता हूँ। मैं जो कहता हूँ वो वैसा ही सच है जो सुनने में तो बुरा होगा, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का वो हल है। आप आज के छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो यूपीएससी या पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? देखिए, यूपीएससी 400-450 लोग जाते हैं एक वर्ष में, 700 के लगभग। तो ये यूपीएससी 700 लोगों का एक समूह है, एलिट समूह है। अब लेकिन यूपीएससी धीरे धीरे जो है, मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग मुगल व्यवस्था से, दरबार व्यवस्था से, फिर राजाओं की व्यवस्था से निकलकर ब्रिटिश व्यवस्था में जो अंग्रेजी जानता होगा वही आगे बढ़ेगा की व्यवस्था का अनुपालन करते हुए, परिवारवादी कांग्रेस की व्यवस्था से निकलकर एक वाकई में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब एंटर करेंगे, तो यूपीएससी एक सर्विस देने वाली संस्था के लोग पैदा करता है। कहीं ना कहीं पावर इकट्ठा करके यूपीएससी के तौर तरीकों के कारण जो हमारे यहाँ कार्यकारिणी बनती है, जो जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसके पास सत्ता का अधिकायक हिस्सा इकट्ठा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये इसके अंदर बहुत सारा डाइल्यूशन है, और ये जो डाइल्यूशन होगा ये ट्रांसपेरेंसी के कारण होगा। जब पारदर्शिता दिखने लगेगी धन के खर्चा करने में और अधिकारों के एक जगह पर एकत्र होने में, उसके बाद जो कुछ होगा वह यूपीएससी में जाकर सेवा करने के भाव से जो लोग जाना चाहेंगे वो तो जाएंगे,
लेकिन मैं आईएएस बनकर या आईपीएस बनकर राज करूंगा और धन कमाकर अपने परिवार को धनाढ्य करूंगा और लक्ष्मी पुत्र कहलाऊंगा रिटायरमेंट के बाद, इस व्यवस्था पर अंकुश लगेगा। आने वाले 10-15 वर्षों के अंदर ये व्यवस्थाएं बदलेंगी। उस वक्त मुझे लगता है कि देश के युवाओं को व्यापार करने की ओर उत्सुक होने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा और उसी में इस देश के 40 करोड़ के लगभग जो युवा हैं उनको जगह भी मिल पाएगी, क्योंकि 700 नौकरियां काफी नहीं है। देश में लगभग 12 करोड़ लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं स्टेट्स में और सेंटर के द्वारा। इन पर हमको ये सोच एक आगे विश्व में आएगी, देश में आएगी कि हम 25 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ का जो बजट जनता के हित में खर्चा कर रहे हैं, इसकी डिलीवरी पे हम कितना खर्चा करें। अच्छा, यानी कि अगर मैं सरकार चला रहा हूं तो मुझे 20 लाख करोड़ यदि खर्चा करना है तो उस 20 लाख करोड़ को खर्चा करने के लिए मैं 1 लाख करोड़ की तनख्वाहें दे रहा हूं या 2 लाख या 5 लाख की दे रहा हूं या 10 लाख रुपए की तनख्वाह बांटकर 20 लाख करोड़ बांट। तो मैं 10 लाख करोड़, फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें से कौन कौन सा हिस्सा टेक्नोलॉजी काम कर सकती है और वो टेक्नोलॉजी को देकर मैं उतनी सारी व्यवस्थाओं को खत्म करूंगा। तो ये एक जो टॉप हैवी अप्रोच है, यानी कि सरकार हर चीज में सरोकार रखेगी और हर चीज के लिए कानून बनाकर किसी ब्यूरोक्रेट को बिठा देगी। तो ब्यूरोक्रेट जो है वो मेरा मानना है कि देश की स्पीडिंग इकोनॉमी में, यानी जब हम गाड़ी तेजी से चलाते हैं तो कहां पर रुकते हैं, या तो गड्ढे पर रुकते हैं या स्पीड ब्रेकर पर रुकते हैं। हाँ। ब्यूरोक्रेसी को मैं एक स्पीड ब्रेकर मानता हूं कि देश के अंदर जहां एक और बहुत अच्छा काम भी कई ब्यूरोक्रेट्स ने देश में किया है, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज देश को दिए हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी जो सिर्फ जी रही और सेवा करने के लिए नहीं, अपनी सेवा करवाने के लिए, उस ब्यूरोक्रेसी को आगे वाले समय में लिमिटेड अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, युवा कह रहे हैं ज्यादा कोई ना पढ़ाओ तो बाबा बन जाओ या नेता बन जाओ, आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, मैं तो युवाओं को कहता हूं, मेरे कई साथी हैं जो मजाक करते हैं हमारे साथ कि अरे भाई तुमको तो बड़ा आराम है, नेता हो गया। तो मैं कहता हूं कि आओ एक दिन मेरे साथ जरा सा घूम, एक दिन मेरे साथ समय दो जनता के बीच में, और मैं ये 365 दिन करता हूं, क्या तुम 365 दिन कर पाओगे? तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो राजनीति को मोदी जी ने आम आदमी की सेवा को समर्पित कर दिया। जो आरोप पहले राजनेताओं पर लगा करते थे, उन आरोपों से बचने का भी उन्होंने एक जो आह्वान देश की राजनीति में किया है, उससे बीजेपी के नेताओं का जो राजनीतिक चरित्र है वो बदला है। और जब आपके सामने कोई आपसे बेहतर राजनीतिक चरित्र का व्यक्ति दिखता है तो अन्य लोग भी अपने राजनीतिक चरित्र में बदलाव करते हैं। तो इसी तरह देश का राजनीतिक चरित्र बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उनके अपने चरित्र के कारण, क्योंकि अब एक उनका एग्जाम्पल है सारे देश दुनिया पे आगे। तो राजनीति कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। हाँ, ये एक समय था कि जब घर का जो सबसे नकारा बेटा होता था वो राजनीति में जाया करता था, उसको लोग पुश भी कर दिया करते थे कि जाओ तुम राजनीति करो। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज देश के जो कर्मठ बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप देखिए अभी फॉरेन सर्विस से रिटायर होकर जयशंकर जी हमारे मंत्री बने हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट में हार्दिक पुरी जी बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति और राजनीति का स्तर भी जनता की नजर में थोड़ा सा बढ़ा है। ये सही था कि बहुत सारे गलत लोगों के राजनीति में आ जाने के कारण, अपराधी तत्वों के राजनीति में आ जाने के कारण राजनीति का चरित्र खराब हुआ था और हम लोगों को ये सब झेलना पड़ा था। लेकिन आज ये बदलने की ओर अग्रसर। नई पीढ़ियां भारतीय संस्कृति से दूर हो रही? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि सोशल मीडिया के कारण भारतीय संस्कृति से जुड़ाव और तेजी के साथ देश में हो रहा है। अब तो विदेशी युवा भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रहा है। हाँ, क्रिटिकल अप्रोच हो सकती है, वो युवाओं का नैसर्गिक अधिकार है कि किसी भी बात के लिए जो उन्हें ठीक ना लगे, जो उन्हें समसामयिक ना लगे, जो उन्हें अलोकतांत्रिक लगे, जो उन्हें लोकतंत्र के मूल्यों पर खरी उतरने वाली बात न लगे, उस पर क्रिटिकल अप्रोच के साथ चर्चा करें, बहस करें, और जो सत्य निकल के आए वो सारा देश माने।
तो युवाओं के अंदर तो बदलाव की जो क्षमता है, जो राजनीतिक सोच है, सामाजिक सोच है, ये बदलाव की क्षमता उन्हीं के अंदर है। वो उनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, मेलिएबल। और जो दूसरे लोग हैं जो पत्थर की तरह, लोहे की तरह कड़क हो गए, उनको कैसे आप तोड़ा मरोड़ा करोगे? तो युवा जो है वो समाज को बदलने की क्षमता रखता है, वो खुद समाज का हिस्सा है, वो बदलेगा समाज बदलेगा। आपको क्या लगता है आज के युवा ज्यादा राष्ट्रवादी है या ज्यादा भटके हुए? मुझे लगता है राष्ट्रवाद आज के युवाओं में बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। और अभी अभी हम लोगों ने एक छोटी सी लड़ाई पाकिस्तान के साथ लड़ी। देश के युवाओं का जोश, देश के युवाओं का सामर्थ्य, अग्निवीरों का सामर्थ्य, ये सब हम लोगों ने इस बीच में देखा, महसूस किया। पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ था। ये एक बहुत ही शुभ लक्षण है और युवाओं को। क्या सोशल मीडिया में हिंदुत्व की छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? नहीं, हिंदुत्व की छवि को गलत तरीके से कोई पेश कर ही नहीं सकता है। सबसे नॉन वायलेंट व्यवस्था है। लेकिन जिसे आप हिंदुत्व कहते हैं वह कई बार उसको आप साधु संतों इत्यादि से जोड़ देते हैं। किसी आश्रम में कुछ गलत हुआ तो उसको हिंदुत्व की गलत छवि बताना गलत है। वो एक व्यक्ति की गलती है और व्यक्ति की गलती किसी पूरे समाज के ऊपर परिलक्षित नहीं होती है। पूरा समाज एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही विश्व के कल्याण के प्रति समर्पित समाज है, जिसे आप हिंदुत्व वाला समाज कहते हैं या भारतीय समाज कहते हैं। आज के युवा वो कूल बनना चाहते हैं, लेकिन क्या उसमें कैरेक्टर और वैल्यू खो चुके हैं? ये कूल बनने के बहुत सारे तरीके हैं। कूल जब 18 साल का, जब हम देखते हैं कि 6 साल का एक बच्चा संस्कृत के श्लोकों का धड़ाधड़ पाठ करता है, तो वो भी कूल है मेरे हिसाब से। और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित होना आपका चारित्रिक उद्योग होना ही चाहिए। और विश्व में वो संस्कृति जो किसी का भी कुछ न बिगाड़ना चाहती हो, अपने आप में अकेली संस्कृति के आप एक तरीके से जीवन जी रहे हैं उस संस्कृति के अंदर, तो इसके प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। विश्व में हर संस्कृति किसी न किसी दूसरे पर आक्षेप लगाने वाली संस्कृति है, किसी न किसी पर उंगली उठाने वाली संस्कृति है। भारत, हमारी संस्कृति यह संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की, सबका सम्मान करने की, बुजुर्गों का, प्रकृति का, हर चीज का सम्मान करने वाली संस्कृति है। तो युवा हमारी अपनी स्वयं की संस्कृति का सोपान, यदि उसके सब सारे सोपानों को समझ पाए तो वो उसमें ज्यादा कूल लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, वो जब विदेशी संस्कृति का अनुपालन करता है तो उसमें वो कूल नहीं लगता है, वो फॉलोअर लगता है। और कभी भी कोई फॉलोअर जो है वो लीडर नहीं बनता। फॉलोअर कभी लीडर नहीं बनता। तो इसलिए फॉलोअर बनना युवाओं को छोड़ना होगा, स्वयं लीडर बनना होगा। और लीडर बनने के लिए अपनी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, जो सबको साथ लेकर चलने की व्यवस्था यहाँ नैसर्गिक तौर पर है, उस संस्कृति को लेकर चलेगा तो विश्व में हमारे देश के कई युवा, और आप देखिए फॉर्च्यून 500 कंपनीज को देखिए उठाकर, उनके पहले 5 पदों को देखिए विश्व में, आपको कोई ना कोई भारतीय हर टॉप लेवल पे मिल जाएगा। हाँ। ये हमारी संस्कृति के अनुपालन से ही लोग वहां तक पहुंचे। ये कहीं ना कहीं संस्कृति के चारित्रिक संस्कार हैं उनके अंदर। तो इसको बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझने की आवश्यकता है और इसको अनुपालन करके मुझे लगता है कूल बनने में कोई रोक नहीं सकता है युवाओं। जैसे कूल, अब कूल की क्या परिभाषा है उनके लिए, वो मेरे लिए थोड़ा अलग। राजनीतिक जीवन में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? बहुत सारे चैलेंजेस रहे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल आदमी, एक्सपेरिमेंट करता हूं और परंपराएं राजनीति पर हावी थी। परंपराएं राजनीति पर हावी होने का मतलब यह है कि जो आम आदमी के हित में है वो लोग बताते ही नहीं थे लोगों को। जो उनके लिए दूरगामी परेशानियां पैदा कर सकती हैं नीतियां, उनको उनके लाभ में बताया करते थे। और ये सब देखकर मुझे बड़ा कई बार जो है लगता था कि मैं कैसे सच्चाई लोगों को बताऊं। कभी भी कोई अपराधी पैदा होता है किसी भी क्षेत्र में तो युवा विशेषकर उससे आकर्षित होते हैं।
कि ये हमें शॉर्ट टर्म गेन के विषय में बताता है। एक छोटा रास्ता भी है आगे बढ़ने का। क्या गांव से साइकिल से निकलो, छोटे मोटे अपराध करो, थानों की और अधिकारियों की दलाली करो, धीरे धीरे छोटी से बड़ी गाड़ी ले लो, उस बड़ी गाड़ी में 8-10 अपराधियों के साथ बंदूकें लेकर बैठकर चलने लगो, उसके बाद में किसी बड़े नेता के पीछे घूमने लगो, किसी की रैली में भीड़ इकट्ठी करने लगो, एक खादी का 150 रुपए मीटर का कुर्ता पहन लो और आप नेता हो। ये एक सामाजिक चरित्र बना दिया था कुछ पार्टियों ने, प्रदेश का भी और देश के अन्य विभाग में भी। ये चरित्र बदलना जो, और उन लोगों को राजनीतिक समझ नहीं होती थी, वह अपने सर्वाइवल के लिए लखनऊ पहुंचना चाहते थे या दिल्ली पहुंचना चाहते थे कि किसी तरह पुलिस और प्रशासन हमें परेशान न कर सके, हमारे आपराधिक केसों के कारण हमको परेशानी हो, और ये इससे हम अपने केस भी खत्म करवा लेंगे धीरे धीरे जुडिशरी पर प्रभाव डालकर। ये एक सोच देश में बनी हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सोच को खत्म करने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और मुझे करना पड़ा कि राजनीति ईमानदारी से भी की जा सकती है, राजनीति सेवा भाव से भी की जा सकती है, राजनीति बिना किसी को शराब पिलाए भी की जा सकती है, बिना किसी को पैसा बांटे भी की जा सकती है, और राजनीति झुककर भी की जा सकती है। राजनीति गुंडाई का पर्याय नहीं, राजनीति टोल ना देने का नाम नहीं, राजनीति लोगों से चंदा लेकर लड़ने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप राजनीति करें कि हमें चंदा मिल जाएगा और फिर हम राजनीति करेंगे। अपने को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाइए, उसके बाद राजनीति में, क्योंकि अदरवाइज आप राजनीति से कमाएंगे, आप राजनीति से कमाएंगे तो आप निश्चित तौर पर एक छोटे ही सही भ्रष्टाचार का हिस्सा बनेंगे। तो ये सब सोच मेरी थी, लोगों को समझाता हूँ, लोगों को कहता हूँ, जो लोग सुनकर मान लेते होंगे वो देश को अच्छा बनाने में लग जाते होंगे, जो लोग न मान पाते होंगे उनकी कुछ मजबूरियां होती होंगी और कुछ भविष्य में मानेंगे, कभी ना कभी माने। जब उनके बच्चों को कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी मिलेगा तब वो हो सकता है मेरी बात को माने कि भ्रष्टाचार को ही जन्म देता है, भ्रष्टाचार कभी अच्छी व्यवस्था को जन्म नहीं देता। विधायक जी का रोल मॉडल कौन है, राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर? देखिए, मैं तो परिश्रम का को अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा। और परिश्रम में मेरे पिताजी, मेरे माताजी को मैंने देखा है, उन्होंने जीवन भर परिश्रम किया। तो परिश्रम के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट विश्व में है नहीं, ऐसा मेरा मानना है। विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे परिवारों में जन्म नहीं लिया है जहाँ बहुत सारा अर्थ है और बहुत सारी पारिवारिक प्रतिष्ठा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मैं इसको ब्रह्मवाक्य मानता हूँ, परिश्रम। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों से मैं कह सकता हूँ कि मैंने किसी एक व्यक्ति से सब कुछ नहीं सीखा है। अच्छा। कम से कम हजारों गुरुओं से जो है लाखों बातें सीखी, और यही कारण है मेरी सोच की व्यापकता का भी। और मैं मनुष्य को मनुष्य के तौर पर ही मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि महात्मा गांधी जी में भी कमियां रही होंगी, अंबेडकर जी में भी कमियां रही होंगी, लेकिन उनके जीवन का जो सत्य है वो महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने समाज को दिया, जिसके कारण आज हम उनका नाम लेना प्रासंगिक समझते हैं, वो महत्वपूर्ण। और इसलिए उतना ही जीवन से यदि किसी के हम सीखते जाए तो उससे कुछ ना कुछ गुरुतर हमको मिलता जाए। और मैं अपने आप को हमेशा एक रिसीविंग वेसल की तरह रखता हूँ, एक खाली पात्र की तरह। तो पात्रता भी बनी रहती है और वो खालीपन भी बना रहता है कुछ ग्रहण करने में। तो ये मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट अपने अंदर का, जो एक छात्र अपने अंदर का, जिज्ञासु अपने अंदर का जागृत रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैं उसको अभी तक तो जागृत रख पाया। आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो आज भी वर्तमान को याद दिलाता हो? अनुभव तो बहुत से हैं और याद भी रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे देश के बड़े बड़े नेताओं से जो बैठक हुई, जो नजदीकियां हुई, उसमें जो कुछ सीखा मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान बनने में, एक बेहतर राजनीतिक सामाजिक इंसान बनने में उन सब से मुझे कुछ ना कुछ मिला और मैंने सीखा।
उनकी कमियों से भी सीखा और उनकी अच्छाइयों से भी सीखा। तो ये अपने आप में एक मेरे को लगता है प्रकृति का या भगवान का आशीर्वाद मिला है। यही मेरे अंदर जो है एक सकारात्मक पक्ष है मेरा। अगर किसी युवा को नेता बनना है तो 3 ऐसे विशेषताएं बताएं जो एक सच्चे नेता में होनी चाहिए। एक तो उसके अंदर भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न कल्चर्स और उनकी पूरी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। भारत के संविधान की पूरी जानकारी और कानून की व्यवस्था की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और भारत का विश्व के साथ उस रिश्तों पर और भारत का वैश्विक इतिहास क्या है इस पर भी उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। राजनीति में जो महापुरुष पैदा हुए हैं इनके विषय में उसको कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि उनके 2, 4, 5, 10 ऐसी कौन सी बातें थी जिससे देश का और ये समाज का भला हुआ है। तो वो एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर देश में एस्टैब्लिश होगा। कभी किसी का भाषा और कल्चर, पहनावा, गरीबी और अमीरी और उसकी भौगोलिक स्थिति, ये सब उसके मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करेंगे। वो व्यक्ति में व्यक्ति को देखेगा बस। और ये राजनीतिक चिंतन दृष्टिकोण राजनीति में आएगा तो राजनीति सर्वस्पर्शी होगी, सबको छू पाएगी, सबके हित में काम करना। तो और राजनीति शौकिया ना करें। राजनीति एक शौक नहीं है कि आपके पिताजी ने आपको एक फॉर्च्यूनर खरीद दी और उसमें तेल भराने का पैसा दे दिया और आपने कुर्ता पजामा पहनकर सोचा कि ऐसा मैं नेता हो गया। राजनीति सेवा और क्रिएटिविटी इन दो का मिश्रण है। जब आप एक चिंतक के तौर पर राजनीति में सक्रिय होंगे तो आप समाज को कुछ दे पाएंगे। अदरवाइज आप हमेशा जो है समाज से उसका वोट भी मांगते रहेंगे और उसके बाद 5 साल कुछ दे भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अहित होता है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का, जब आप वोट लेकर नेता तो बन जाते हैं लेकिन फिर 5 साल आप उसको कुछ रिटर्न नहीं देते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इससे बड़ा दुर्भाग्य वहां की जनता का कोई नहीं हो सकता। तो मैं किसी को भी राय नहीं दूंगा जब तक कि वह राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पर एक अपना खुद का एक विशेषता ना पैदा कर ले कि हाँ मैं इस विषय पर ये ग्रामीण क्षेत्र में ये काम करना चाहता हूँ, अर्बन क्षेत्र में ये काम करना चाहता हूँ, इस पॉलिसी के द्वारा इस विभाग में अगर ऐसा हो जाए तो ये विभाग ज्यादा सुचारू रूप से काम करने लगेगा। डीएम के अधिकार कितने होने चाहिए, आईपीएस के अधिकार कितने होने चाहिए, थाने में अगर कोई अव्यवस्था है तो उसका उन्मूलन, इन सब पर उसके स्पष्ट विचार होने चाहिए। तब कहीं जाकर आप राजनीति में आइए। राजनीति चिंतन का विषय है, राजनीति से भीड़ तंत्र नहीं, ये लोकतंत्र जो है चिंतन का विषय होना चाहिए। तो अब व्यापार करिए, बड़े घरों के बच्चे हैं तो व्यापार करें, लेकिन ये जरूरी है कि अगर राजनीति में आ तो फिर कुछ देने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। धन देने की बात मैं नहीं कर रहा, वैचारिक रूप से इतना सगुण होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए। अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या करते? राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? राजनीति में नहीं होते तो मुझे लगता है कि मैं प्रकृति के लिए कुछ काम कर रहा होता। 3 चीजें मुझे लगती हैं कभी कभी कि कुछ प्रकृति के लिए काम कर रहा होता, या पंचायतों के उद्धार के लिए काम कर रहा होता, या मैं कोई फिल्म में बना। आप तो हीरो हैं। हीरो नहीं, मतलब मैं हीरो के तौर पे नहीं, मतलब बना रहा हूँ। हाँ, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पे कि मेरे इतने सारे विचार दिमाग में रहते हैं, इतने सारे भारतीय संस्कृति के पहलू हैं जो अनछुए हैं अभी। कभी कभी लगता है कि इसके ऊपर जो है कार्य नहीं हो रहा है, चलो हम ही लोग कुछ कार्य करें, दूसरों को प्रेरित करें। कल हम आपकी वीडियो देख रहे थे सोशल मीडिया में, आप हीरो लग रहे थे। मैंने कहा अजय देवगन तो नहीं है? अजय देवगन के पापा तो नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों के द्वारा भी बहुत कुछ कहा जा सकता है जो आप सब लोगों के बीच में जाकर नहीं कह पाते हैं या पहुंच नहीं सकते हैं। तो मीडिया एक, वो भी अपने आप में एक बड़ा मीडिया है अपनी बात को कह पाने का। लेकिन अब व्यस्तता जो है राजनीति में इतनी है कि उसकी संभावना जो वो अभी ना के ही बराबर है।